मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि जो है आप बहुत मेहनत करते हैं पढ़ने में, बहुत सारा ज्ञान लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास उसकी अभिव्यक्ति करने की क्षमता नहीं है तो अंतिम चयन नहीं हो सकता। इसी प्रकार हिंदी साहित्य के लिए जरूरी है साहित्यिक भाषा। यहां आम बोलचाल की भाषा नहीं चलेगी। हिंदी साहित्य में साहित्यिक भाषा का मतलब यह नहीं है कि परिनिष्ठ तत्सम शब्दों वाली भाषा आप दें। साहित्यिक भाषा का मतलब यह है कि आम बोलचाल की भाषा न हो करके एक जो है वो प्रशासनिक गंभीरता वाली भाषा होनी चाहिए। आंसर राइटिंग में वो गलतियां जो रैंक डुबोती हैं, आप यदि अभ्यास करते हैं आंसर राइटिंग का तो वो गलतियां आप नहीं करेंगे। सिर्फ पढ़ते रहना, लिखने का प्रैक्टिस नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती है। और रोज उत्तर लिखना चाहिए, ये जो है सबसे बड़ा रूल है। आपको उत्तर लेखन का प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी गलती अगर हिंदी साहित्य के स्टूडेंट या यूपीएससी की तैयारी करने वाले अगर स्टूडेंट करते हैं, वो है द रीडिंग ट्रैप। रीडिंग ट्रैप में फंस जाना। रीडिंग ट्रैप में अगर आप फंस गए तो निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और निकलने का यही तरीका है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। फोरम आईएएस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज के इस यूट्यूब सेशन में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं हिंदी साहित्य ऑप्शनल विषय के आंसर राइटिंग स्किल के बारे में। आज का हमारा सेशन उन छात्रों के लिए काफी उपयोगी है जो हिंदी साहित्य ऑप्शनल को रखकर और यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, या उन छात्रों के लिए भी बहुत उपयोगी है जो हिंदी साहित्य ऑप्शनल को लेना चाहते हैं। तो आप सभी जो हिंदी साहित्य ऑप्शनल के माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इस सेशन को अंत तक देखेंगे। आपके लिए बहुत ये जो है वो मार्गदर्शक होगा और बहुत उपयोगी होगा। आज के इस सेशन में मैं चर्चा करूंगा कि आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज में क्या अंतर है। आज के इस सेशन में मैं चर्चा करूंगा कि पढ़ना और लिखना दोनों में क्या अंतर है। आज के इस सेशन में मैं चर्चा करूंगा कि कौन यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन पा सकता है, पढ़ने वाला या लिखने वाला, या जो पढ़ के और उसको लिखने में या उसको जो है वो अभिव्यक्ति जिसकी बहुत अच्छी हो सकती है लिखने में, वो सफल हो सकता है। कौन सफल हो सकता है? तो आज इन्हीं मुद्दों पर मैं चर्चा करने आया हूं। साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि कैसे संघ लोक सेवा आयोग में जो वैकल्पिक विषय है उसका कितना महत्व है, और आप कैसे वैकल्पिक विषय को जो है वो महत्व देते हुए, इसकी तैयारी करते हुए अंतिम चयन में अपना स्थान बना सकते हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर आज जो है वो आपसे मैं चर्चा करूंगा इस सत्र में। सबसे पहले आप यह देखें कि क्या यूपीएससी के संदर्भ में, यूपीएससी जो है वो मुख्य परीक्षा और फाइनल सिलेक्शन के संदर्भ में, क्या सिर्फ पढ़ना काफी है? क्या सिर्फ पढ़ना काफी है? ये जो है हमेशा प्रश्न, ये यक्ष प्रश्न रहता है जो है वो यूपीएससी के तैयारी करने वाले छात्रों के सामने। आपके सामने मैं एक उदाहरण देता हूं। दो स्टूडेंट हैं, एक ए और एक बी। ए 2 साल से पढ़ रहा है और बी 1.5 साल से पढ़ रहा है।
यूपीएससी के परीक्षा में बी का फाइनल सिलेक्शन होता है, ए का फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ए जो है वह पढ़ाई पर अधिक ध्यान दिया, जबकि बी के पास आंसर राइटिंग स्किल है। बी पढ़ाई के साथ साथ लिखने पर या आंसर राइटिंग स्किल पर भी फोकस किया, इसलिए कम पढ़कर भी फाइनल सिलेक्शन बी का होता है। आप यूपीएससी छात्रों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई है, इसे स्वीकार करें। यूपीएससी के स्टूडेंट्स या यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जो हैं या यूपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, उनमें से 90%, ये यथार्थ सच्चाई है, उनमें से 90% जो है वो पढ़ने पर जोर देते हैं, जबकि केवल 10% ही जो है वो अपने पढ़ाई को राइटिंग स्किल में जो है वो ढाल पाते हैं। और वो जो है इन 10% में भी कुछ ही होते हैं जो निरंतर लिखने का अभ्यास करते हैं या उनके पास हिंदी साहित्य लिखने का जो है वो राइटिंग स्किल यानी कि आंसर राइटिंग स्किल या उत्तर लेखन कौशल है। और जिसके पास उत्तर लेखन कौशल है वही फाइनली जो है वो सिलेक्ट होता है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी आपका दिमाग नहीं देखता है। यूपीएससी में जो परीक्षक होते हैं, यूपीएससी के जो परीक्षक होते हैं, आपकी उत्तर पुस्तिका को देखते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप किस में हैं। आप 10% में हैं, आप 10% में हैं कि आप 90% में हैं, ये आपको डिसाइड करना है। मैंने आपको आरंभ में ही बताया कि हम लोग ये देखेंगे कि पढ़ना और लिखना, इनमें दोनों में कौन महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए कि पढ़ाई से ज्ञान होता है। जो पढ़ते हैं, है ना, वो पढ़ना तो जरूरी है यूपीएससी के लिए। हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन यह जरूरी है, लेकिन यह केवल कच्चा माल है। आप केवल पढ़ते रह जाएंगे और उसे प्रोसेस नहीं करेंगे तो आपका ज्ञान जो है वो अभिव्यक्ति में नहीं दिखेगा, वो अभिव्यक्ति के रूप में सामने नहीं आएगा। तो इस कच्चे माल को प्रोसेस करने के लिए आपके पास आंसर राइटिंग स्किल अवश्य होनी चाहिए। और अभिव्यक्ति क्या है? तो उस ज्ञान को सही ढंग से लिखना, यही परीक्षक को दिखता है। यहीं से अंक मिलते हैं और यहीं से जो है आपका अंतिम चयन होता है। मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि जो है आप बहुत मेहनत करते हैं पढ़ने में, बहुत सारा ज्ञान लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास उसकी अभिव्यक्ति करने की क्षमता नहीं है तो अंतिम चयन नहीं हो सकता है। अब जैसे एक और उदाहरण आप देखें, यदि आप कबीर को 10 बार पढ़ लिए, आप कबीर को जो है 10 बार पढ़े, लेकिन आप 150 शब्दों में कबीर की भक्ति को नहीं लिख पा रहे हैं, यदि आप 150 शब्दों में कबीर की भक्ति को नहीं लिख पा रहे हैं, तो फिर आप यूपीएससी के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं। यूपीएससी जो है ना, यूपीएससी को आप के ज्ञान से क्या मिलेगा? यूपीएससी को आपकी अभिव्यक्ति से मिलेगा, यूपीएससी को आपके आंसर राइटिंग स्किल से मिलेगा। वो आपकी मैपिंग आपके आंसर राइटिंग स्किल से करेगा। तो इसलिए पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उस पढ़ाई की अभिव्यक्ति उससे ज्यादा जरूरी है।
कुछ लोग होते हैं बहुत अधिक पढ़ के और अच्छी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कम पढ़ के ही अच्छी अभिव्यक्ति कर देते हैं, क्योंकि उनके पास अभ्यास होता है। वो आंसर राइटिंग अभ्यास करते हैं, और आंसर राइटिंग अभ्यास के द्वारा वो एक अपने स्किल को डेवलप करते हैं, अपने कौशल को बढ़ाते हैं और एक अच्छा उत्तर लेखन कर देते हैं, जिसके कारण परीक्षक जो है उन्हें अच्छा अंक दे देता है। तो यही अंतर है हिंदी साहित्य में लिखना कितना महत्वपूर्ण है, अभिव्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है ना, कि साहित्य की समझ तो कई लोगों में होती है, पर जो उसे शब्दों में उकेर सके वही यूपीएससी में चमकता है। साहित्य की समझ जो है वो आपकी कितनी है, इससे परीक्षक को कोई मतलब नहीं। आप उसे शब्दों में अभिव्यक्त कर दें ताकि परीक्षक जो है उसे समझ सके, तभी आपकी यह जो है पढ़ाई, आपका ज्ञान, आपके काम आ सकता है। इसी पर जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आपके पास आंसर राइटिंग स्किल बहुत जरूरी है, और आंसर राइटिंग स्किल के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। तो यदि आप आंसर राइटिंग के लिए अभ्यास करते हैं, बार बार यदि आप अभ्यास करते हैं, तो आपके आंसर राइटिंग स्किल का विकास होगा, और आप जो है एक अच्छी तरह से आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं। जैसे आंसर राइटिंग के अभ्यास करने से टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट होता है, आप ये समझिए कि 3 घंटे में हिंदी साहित्य में 19 प्रश्न लिखने होते हैं। 19 प्रश्नों का जवाब देना होता है 3 घंटे में। इनमें 10 प्रश्न 150 शब्दों में होते हैं, जबकि 9 प्रश्न लगभग 250 शब्दों में होते हैं। कुल मिलाकर के 4000 शब्द होते हैं। 4000 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होता है। यानी अगर इसको देखें तो प्रति मिनट 22 शब्द आपको लिखने होते हैं। और यह जो क्षमता है, यह जो कौशल है, बिना आंसर राइटिंग अभ्यास के नहीं जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हिंदी साहित्य के लिए जरूरी है साहित्यिक भाषा। यहां आम बोलचाल की भाषा नहीं चलेगी। हिंदी साहित्य में साहित्यिक भाषा का मतलब यह नहीं है कि परिनिष्ठ तत्सम शब्दों वाली भाषा आप दें। साहित्यिक भाषा का मतलब यह है कि आम बोलचाल की भाषा न होकर के एक जो है वो प्रशासनिक गंभीरता वाली भाषा होनी चाहिए। एक परीक्षक जो है वो आपसे अपेक्षा करता है, परीक्षक जो है आपसे अपेक्षा करता है कि आप जो भाषा लिखें इसमें उस भाषा में साहित्यिक शब्दावली हो, इस भाषा में साहित्यिक शब्दावली हो, साहित्यिक शब्दावली हो, इस भाषा में साहित्यिक शब्दावली हो। ठीक है। दूसरी विशेषता होनी चाहिए ये जो है वो साहित्यिक भाषा की, कि इस भाषा में आपको जो है तुलनात्मक दृष्टि हो, तुलनात्मक दृष्टि हो, तुलनात्मक दृष्टि हो। और तीसरी विशेषता होनी चाहिए आलोचनात्मक विश्लेषण हो, आलोचनात्मक विश्लेषण हो, आलोचनात्मक विश्लेषण हो। तो जाकर के जो है वो परीक्षक आपके उत्तर को एक अच्छा उत्तर मानेगा। और यह जो साहित्यिक भाषा आती है, ये राइटिंग, आंसर राइटिंग का जो यानी उत्तर लेखन अभ्यास से ये जो है आपको आ सकती है। ये भाषा आप धीरे 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 अपनी भाषा को परिनिष्ठित करते जाएंगे। ध्यान रखिए, हिंदी साहित्य में यदि आप आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करेंगे तो इसमें अंक कटते भी हैं। ठीक है। तो आप
आंसर राइटिंग का जो अभ्यास करते हैं, उत्तर लेखन का जो अभ्यास करते हैं, उससे आपकी साहित्यिक भाषा विकसित होती है, आपकी लेखन शैली में परिवर्तन होता है। तीसरा है क्वेश्चन का डिमांड। ठीक है, आप यदि उत्तर लेखन अभ्यास नहीं करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप जो है वो प्रश्न के मूल मांग को नहीं समझ सकते हैं। जैसे कई तरह के प्रश्न रहते हैं, इनमें जैसे रहता है व्याख्या करें, व्याख्या करें, ठीक है, उसके बाद समीक्षा करें, समीक्षा करें, तुलना करें, तुलना करें। ये सब जो मांग है प्रश्न की, ये सब मांग आप जब तक समझेंगे नहीं, तब तक आप अपन एक अच्छा उत्तर नहीं लिख पाएंगे। और ये सभी आप समझ सकते हैं एक जो है वो अभ्यास से, आंसर राइटिंग, यही सब आंसर राइटिंग स्किल है, यानी कि उत्तर लेखन कौशल है जो आप अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से सीख सकते हैं। यहां आप जो है जैसे कह रहा है व्याख्या करें, तो व्याख्या का मतलब होता है कि अर्थ को जो है, मीनिंग को एक्सप्लेन करें, अर्थ को जो है वो एक्सप्लेन करें। यदि कह रहा है समीक्षा करें, इसका मतलब होता है आलोचनात्मक विश्लेषण करें। अगर कोई प्रश्न है और उसमें लिखा हुआ है कि समीक्षा करें, तो आलोचनात्मक विश्लेषण करें। यदि कह रहा है कि तुलना करें, तो इसको पैरेलल रख करके, है ना, जिसके बारे में कह रहा है उसको पैरेलल रख करके जो है वो तुलना किया जाता है और उसका जो है तुलनात्मक विवेचन किया जाता है। तो इस प्रकार जो है आप जो प्रश्न की मांग है उस मांग को समझ सकते हैं, यानी क्वेश्चन डिमांड को समझ सकते हैं। आपके उत्तर लेखन अभ्यास से आप प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति, आपका जो उत्तर है उसकी प्रस्तुति किस प्रकार है, ये परीक्षक को जो है वो प्रस्तुति के आधार पर ही वो आपको अंक देता है, मार्क्स देता है। प्रस्तुति में कहा जाता है कि विजुअल प्रेजेंटेशन होना चाहिए। विजुअल प्रेजेंटेशन मतलब कि उत्तर में आप पैराग्राफ नहीं लिखते हैं, बल्कि उत्तर में जो है आप दिखाते हैं, उसको उत्तर दिखना चाहिए, ताकि परीक्षक जो है वो आसानी से आपके कॉपी को समझ सके, आपके उत्तर पुस्तिका को समझ सके। कोटेशन का उपयोग जो है वो किया जाना चाहिए। प्रासंगिक या जो है जहां जरूरी हो वहां एक दो कोटेशन, यानी कि कबीर के या जो है तुलसी के या प्रेमचंद के, जहां भी जरूरी हो वहां इनके कोटेशंस को, इनके उद्धरण को आप लिख सकें। तो ये अगर आप उत्तर लेखन अभ्यास करते हैं तो ये जो है वो रिकॉल आपको जल्दी हो जाएंगे और आप एक अच्छा उत्तर लेखन कौशल सीख जाएंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस, तुलनात्मक अब जो है आप विश्लेषण कर सकते हैं। ये सारे जो गुण हैं, है ना, ये आपके आंसर राइटिंग स्किल को बढ़ाते हैं और ये नित्य अभ्यास से और बराबर अभ्यास से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि हिंदी साहित्य का जो उत्तर लेखन है, ये इसका एक सूत्र है SAQCE, अर्थात एस से सेटअप, यानी कि इंट्रो, परिचय आप कैसे लिखें। ठीक है, ये आज हम जानेंगे कि कैसे लिखना चाहिए। ये आपका जो है वो आंसर राइटिंग स्किल इस प्रकार डेवलप होना चाहिए, उत्तर लेखन कौशल इस प्रकार डेवलप होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का जो डिमांड है, हिंदी साहित्य के जो प्रश्नों का डिमांड है, उसके तरह जो परीक्षक जानना चाहता है, आपसे जांचना चाहता है, उस तरह आप इसका जो है वो उत्तर लेखन फॉर्मेट बनाएं और लिखें। इसमें ए से एनालिसिस यानी विश्लेषण होना चाहिए। हर प्रश्न का लगभग हिंदी साहित्य में यही फॉर्मेट होता है। ठीक है, और कोटेशन यानी कि उसमें कोटेशन आपको देना है, वो फॉर्मेट नहीं,
फॉर्मेट वही रहेगा, यानी कि भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष। उसके अंदर क्या होना चाहिए वो मैं बताया। कोटेशन होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, तुलना होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। ये गुण आपको सीखना चाहिए। यही जो है वो स्किल आपको एक अच्छा अभ्यर्थी बनाएगा और आप यूपीएससी में अंतिम चयन में अपना स्थान बना सकते हैं। आप देखें कि जो ये हम लोगों ने देखा SAQCE, अब इसका अलग अलग मैं जो है वो विश्लेषण कर रहा हूं। सेटअप कैसे लिखना चाहिए, एनालिसिस कैसे करना चाहिए, यानी विश्लेषण कैसे करना चाहिए, कोटेशन कैसे लिखना चाहिए, ये कंपैरिजन कैसे करना चाहिए और इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, इन सब के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं। एक एक कर आप ध्यान देंगे। देखिए, सेटअप यानी कि जो प्रथम 2-3 वाक्य होते हैं हर परीक्षा के, वो बिल्कुल आप वहां केंद्रित हो जाइए। इसको हुक कहा जाता है, यानी कि आप ऐसे आरंभ कीजिए अपने उत्तर का जो कि परीक्षक को आकर्षित कर दे कि कुछ अलग तरह का यह अभ्यर्थी है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें आप रचना, कवि का नाम, काल का संक्षिप्त परिचय, है ना, प्रश्न की प्रासंगिकता, ये जरूर दें आरंभ में, यानी कि प्रस्तावना के आरंभ में ये सब जरूर दें अगर पूछता है तो। और परीक्षक को पहली 3 लाइंस में बताएं कि आप सही दिशा में हैं, आप केंद्रित हैं, जो प्रश्न पूछा गया है बिल्कुल उस पर आप सेंट्रलाइज हैं, ये बताएं। जैसे कबीर पर एक अच्छा उदाहरण, जैसे कबीर के उलटवासियों पर प्रश्न पूछा गया है अगर मान लीजिए, तो कबीर कैसे आरंभ करें। कबीर भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। उनका काव्य संसार रहस्यवाद, समाज सुधार और अद्वैत दर्शन का अद्भुत संगम है। प्रस्तुत प्रश्न में उनकी उलटवासियों के प्रतीकात्मक महत्व की जांच अपेक्षित है। ऐसे जो है वो हिंदी साहित्य में उत्तर का आरंभ करें और ये जो उत्तर एक मानक जो है वो उत्तर होगा और आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न में अगर आप 2 या 3 अंक अधिक लाते हैं तो आप समझिए 19 प्रश्न रहेंगे। अगर 2 अंक भी आप अधिक लाते हैं तो लगभग आप 38 से 40 जो मार्क्स है वो एक पेपर में आप अधिक ला देंगे। ये समझिए कि कितना महत्व है आंसर राइटिंग स्किल का। और यदि आप अपने आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करते हैं प्रतिदिन के अभ्यास से, तो फिर आप उस उच्चता को प्राप्त कर सकते हैं जो यूपीएससी चाहता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है एनालिसिस, विश्लेषण कैसे करना चाहिए। तो मुख्य भाग ये होता है ना, मुख्य भाग ये मेन बॉडी इसको बोलते हैं। यहां किस प्रकार विश्लेषण करना चाहिए, तो भाषा शैली जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। सामाजिक संदर्भ की बातें होनी चाहिए जो मुख्य भाग है, उसमें दार्शनिक आधार की बात होनी चाहिए। जैसे कबीर जो हैं वो अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित हैं। जैसे आप अगर देखें तो सूरदास जो है वो पुष्टि मार्गी भक्ति के जो है वो या शुद्धाद्वैत दर्शन से प्रभावित हैं, पुष्टि मार्गी भक्ति से प्रभावित हैं। तुलसीदास जो हैं वो रामानुज संप्रदाय के विशिष्टाद्वैत दर्शन से प्रभावित हैं। तो इस तरह से ये जो है आप उनकी काव्य सौंदर्य में जो है वो काव्य के प्रमुख अंग उनका उल्लेख करें अगर आवश्यक हो तो। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य दें, है ना। जैसे मान लीजिए कि भक्ति काल का वर्णन करना है तो भक्ति काल के मध्य काल के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को उसके साथ जोड़ें। यदि जो है वो तुलनात्मक दृष्टि रखें। इस प्रकार एनालिसिस में, विश्लेषण में इन सब बातों को ख्याल रखें। और सबसे बड़ी चीज है हर डायमेंशंस पर, प्रत्येक जो है वो आयाम, जितने आयाम आप फैलाएंगे उस सभी आयाम को 3 से 4 लाइंस में लिखें, फोकस करें, है ना। और कील वर्ड्स जो है रस, अलंकार, बिंब, प्रतीक, इन सब का जो है वो वर्णन करें।
आलोचकों के नाम को कोट करें, आलोचक जो है उनके नाम, एक दो आलोचक के नाम जो है उसमें दें, उनके उदाहरण दे सकते हैं उस जो है कवि के संबंध में, या उनके उस भक्ति के संबंध में, या उनके जो है सामाजिकता के संबंध में किस आलोचक ने, एक आलोचक, केवल कम से कम एक आलोचक का जो है उदाहरण आप दे सकते हैं, उनके उस जो है वो साक्ष्य को वहां पर दिखा सकते हैं। इससे आपका उत्तर पुष्ट होगा, आपका उत्तर प्रामाणिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा है कोटेशन, उदाहरण जरूर दें। यानी कि अगर आप कबीर पर प्रश्न लिख रहे हैं, कबीर का उत्तर लिख रहे हैं, तो कबीर का प्रासंगिक जो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है, सबसे बड़ी चीज है वो कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। कबीर का, अगर कबीर की भक्ति है तो उनके भक्ति के कॉन्टेक्स्ट से उदाहरण दे। कबीर का अगर प्रश्न सामाजिकता पर अगर आया है, लिख रहे हैं, तो सामाजिकता से संबंधित उदाहरण दे। जैसे कबीर के सामाजिकता पर अगर उदाहरण है तो उदाहरण देने का भी एक तरीका है कि ऐसे, अब लिख रहे हैं, जाति न पूछो साधु की, कबीर ने यह कहा इसलिए वे महान थे। ठीक है, तो ये गलत तरीका है। कोई बात जो है एक सामान्य छात्र दूसरे तरह से कह सकता है, और एक यूपीएससी का जो है वो अभ्यर्थी उसी को दूसरे तरह से कहेगा, उसे वो जो है एक प्रशासनिक समझ की तरह उसको कहेगा। तो कबीर, अब देखिए सही तरीका, कबीर की जातिवाद विरोधी चेतना उनके इस दोहे में स्पष्ट होती है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यहां वे आत्म ज्ञान को जाति से श्रेष्ठ मानते हुए मध्यकालीन सामाजिक विभाजन को चुनौती देते हैं। एक चीज देखिएगा, ये जो कोट कहिएगा, ये जो कोट होगा, ठीक है, यानी जो उदाहरण कोटेशन आप दीजिएगा तो इसका विश्लेषण जरूर कीजिएगा। ये नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि केवल उदाहरण लिख करके आगे बढ़ जाते हैं। ये उदाहरण में क्या कहना चाह रहा है कवि, क्या कहना चाह रहा है कोई रचनाकार, उसका विश्लेषण जरूर कीजिएगा। जैसे यहां पर विश्लेषण किया गया है, यहां वे, देखिए यहां केवल ऐसे ही लिख दिया गया, यहां वे आत्मज्ञान को जाति से श्रेष्ठ मानते हुए मध्यकालीन सामाजिक विभाजन को चुनौती देते हैं। ये जो है विश्लेषण किया गया। तो इस प्रकार उदाहरण दे करके और उसका विश्लेषण जो है वो किया जाना चाहिए। अब कंपैरिजन, ठीक है, अगला जो है वो तुलना। जहां आप जरूरत हो वहां दो रचनाकारों के अगर वैसा कोई प्रश्न आए तो तुलना करना है। दो रचनाकारों, दो कवियों, दो जो है उपन्यासकारों में अगर कोई तुलना आए, जैसे मान लीजिए कि कहानी लेखन में जयशंकर प्रसाद और अज्ञे का तुलना करना आता है, या मान लीजिए कि जैसे महादेवी वर्मा और निराला का तुलना करना आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार जो तुलनात्मक प्रश्न आते हैं, है ना, हिंदी साहित्य में, उसे पैरेलल स्ट्रक्चर में रखें। दोनों को सामने सामने पैरेलल रखें और दोनों रचनाकारों को अलग अलग एंगल से देखें। इसमें कैसे करना चाहिए, इस स्ट्रक्चर को आप समझिए। तुलनात्मक प्रश्नों को कैसे लिखना चाहिए, इनका आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए, इनके आंसर राइटिंग का अभ्यास कैसे करना चाहिए। तो लेखक ए, है ना, उसकी विशेषता, अगर मान लीजिए दो लेखक हैं तो लेखक ए की विशेषता, उसके बाद लेखक बी की विशेषता। अगर मान लीजिए कि जयशंकर प्रसाद और अज्ञे दोनों के कहानी लेखन के एक कहानीकार के रूप में अगर पूछ रहा है कि दोनों कहानीकारों का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए, तो जयशंकर प्रसाद की विशेषता, उसके बाद अज्ञे की विशेषता, उसके बाद दोनों में समानता, दोनों में विभिन्नता, और अंत में एक निष्कर्ष। तो इस तरह के प्रश्नों को ऐसे लिखना चाहिए। हिंदी साहित्य में जो है, आप ये समझिए ना कि पढ़ना अलग चीज है लेकिन आंसर राइटिंग अलग चीज है। और आप यही देखिए कि आंसर राइटिंग ही जो है आपको एक परफेक्ट अभ्यर्थी बनाता है, एक परफेक्ट जो है एस्पिरेंट बनाता है। ठीक है, तो अब है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, निष्कर्ष। अब मूल्यांकन अपनी जो है वो अपनी राय दें वहां।
ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरे वहां अपनी राय दें कि आपको क्या लगता है रचना का समग्र महत्व, आज की प्रासंगिकता या साहित्यिक इतिहास में स्थान। तो ये स्ट्रक्चर आपको सीखना होगा। ये सभी स्ट्रक्चर आप सीखेंगे तो इससे आपका आंसर राइटिंग स्किल बढ़ेगा। ठीक है, और ज्यों ही आपका आंसर राइटिंग स्किल जो है वो अच्छा होगा, आप एक अच्छे जो है वो एस्पिरेंट बनेंगे, अभ्यर्थी बनेंगे और आप फाइनल सिलेक्शन में जरूर जाएंगे। ठीक है, तो यहां अब जैसे मान लीजिए कि कंक्लूजन, अब यहां कबीर के उलटबासियों के बारे में सेटअप कैसे हुआ था, कैसे वहां आपने देखा था कि भूमिका आरंभ हो। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंक्लूजन और जो है इंट्रो दोनों को एक ही तरह का लिख देते हैं। ये गलत है, दोनों एक तरह से नहीं। अब देखिए यहां क्या, अतः कबीर की उलटबासियां केवल काव्य चमत्कार नहीं बल्कि एक दार्शनिक क्रांति का माध्यम है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उनका यह प्रतीक विधान भक्ति काल को विश्व साहित्य में विशिष्ट स्थान दिलाता है। तो इस प्रकार जो है वो आप कंक्लूजन लिखें, उसका एक अच्छा निष्कर्ष लिखें, उसमें आज की प्रासंगिकता दें और उनके प्रतीक विधान भक्ति काल में क्या महत्व था उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर राइटिंग में वो गलतियां जो रैंक डुबोती हैं, आप यदि अभ्यास करते हैं आंसर राइटिंग का तो वो गलतियां आप नहीं करेंगे। देखिए वो गलतियां क्या हैं, जैसे उत्तर को निबंध की तरह लिखना। बहुत सारे बच्चे हैं उत्तर को निबंध की तरह लिखते हैं। इसमें स्ट्रक्चर जो है वो पॉइंट और हेडिंग देख करके लिखें। बिना कॉन्टेक्स्ट के उद्धरण ठूंसना, जबरदस्ती उद्धरण ठूंसना, वहां वो प्रासंगिक नहीं है। जो प्रासंगिक है, अब कबीर की भक्ति, वहां पर कबीर के भक्ति वाला जो है वो प्रसंग का वहां कोई उदाहरण लाइए ना, कबीर की सामाजिकता का वहां पर उदाहरण न लाइए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है उदाहरण, कोटेशन का एक्सप्लेनेशन जरूरी है। और अगर उदाहरण या कोटेशन दिए तो उस केवल कोटेशन देके आगे मत बढ़ जाइए, उसका एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टिव वर्ड इग्नोर करना, डायरेक्टिव वर्ड को लिखें, यहां लक्षणात्मक नहीं लिखें बल्कि सीधा और सरल उत्तर लिखें। ठीक है, जैसे पहले सोचें फिर व्याख्या करें। सब क्या है ये, पहले सोचें कि व्याख्या क्वेश्चन पूछा है, समीक्षा पूछा है, तुलना पूछा है, तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जो डायरेक्टिव है, जो प्रश्न के साथ जो पूछा गया है उसको समझें और तब जो है आप उत्तर लिखें। कंक्लूजन इंट्रोडक्शन रिपीट न करें। कंक्लूजन इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में नहीं रिपीट होना चाहिए, दोनों का अलग अलग महत्व है। केवल एक रचनाकार पर फोकस करें, लिखें तो एक रचनाकार पर फोकस करें और कंपैरेटिव एंगल जो है तुलनात्मक, एक रचनाकार के साथ तुलना करें। जब भी लिखें केवल एक रचनाकार के साथ तुलना करें, यह नहीं कि 2 3 4 रचनाकार के साथ तुलना कर दें। ठीक है, साधारण हिंदी भाषा का प्रयोग करें। साहित्यिक शब्दावली, रस, छंद, बिंब, प्रतीक, इन सब का साधारण मतलब बोलचाल वाली हिंदी नहीं बल्कि एक व्यवस्थित जो है वो एक औपचारिक हिंदी जो है वो आपको लिखनी चाहिए। सिर्फ पढ़ते रहना, लिखने का प्रैक्टिस नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती है। और रोज उत्तर लिखना चाहिए, ये जो है सबसे बड़ा रूल है। आपको उत्तर लेखन का प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी गलती अगर हिंदी साहित्य के स्टूडेंट या यूपीएससी की तैयारी करने वाले अगर स्टूडेंट करते हैं वो है द रीडिंग ट्रैप। रीडिंग ट्रैप में फंस जाना। रीडिंग ट्रैप में अगर आप फंस गए तो निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और निकलने का यही तरीका है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। आप रीडिंग ट्रैप से, यानी कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं 2-3 साल सिर्फ पढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, नामवर सिंह सब पढ़ डालते हैं, फिर एग्जाम में जब परीक्षा में बैठते हैं तो लिखने का उनका प्रैक्टिस नहीं है, उनके पास जो है उत्तर लेखन कौशल नहीं है, आंसर राइटिंग स्किल नहीं है, तो क्या होता है ब्लैंक हो जाते हैं, क्या लिखें समझ में नहीं आता है। क्योंकि पढ़ना इनपुट है, लिखना आउटपुट, और यूपीएससी आउटपुट जज करता है, न कि आप कितना पढ़े हैं यह जज करता है। तो
ध्यान दें इन बातों का, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है समझना कि हिंदी साहित्य अंक प्राप्त करने के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो ऑप्शनल विषय माना जाता है। हिंदी साहित्य की खूबियों को आप समझते होंगे, और हिंदी साहित्य एक ऐसा ऑप्शनल है जिसमें 280 प्लस जो है वो थोड़े से मेहनत से और नित्य अभ्यास से या आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करके हिंदी साहित्य में 280 प्लस मार्क्स लाया जा सकता है। और अगर आप अपने ऑप्शनल में 280 प्लस मार्क्स ला देते हैं तो आप निश्चित जो है वो अंतिम चयन में आपका नाम होगा, ये आप समझिए। हिंदी साहित्य ऑप्शनल में हाई स्कोर कि हाई स्कोरर क्या अलग करते हैं, जो हाई स्कोर लाते हैं, आप समझिए 300 के भी जो है 300 से भी अधिक अंक हिंदी साहित्य में आए हैं और आते हैं, तो वो क्या करते हैं जो हाई स्कोर करते हैं, उनकी क्या रणनीति रहती है। आप देखिए, लिटरेरी टर्म्स का स्ट्रेटेजिक यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि आप जो है गोदाम में या गोडाउन में बहुत सारा चीज रखे हैं और दिख नहीं रहा है, तो आपका रखना बेकार है, ठीक है। शोरूम में दिखना चाहिए। आप अगर कम जानते हैं और आप अच्छी अभिव्यक्ति कर लेते हैं, रस, अलंकार, छंद, वक्रोक्ति, इन सब का आप जो है ये सब दिखा देते हैं अगर परीक्षक को, तो परीक्षक जो है वो जान जाएगा कि ये छात्र जानता है। और आप जानते हुए नहीं दिखा पाते हैं तो फिर जो है वो परीक्षक नहीं समझेगा कि आप उस लायक हैं और या उस स्तर की आपकी तैयारी है। तो कह रहा है लिटरेरी टर्म्स का स्ट्रेटेजिक यूज, हम उत्तर में कम से कम 3-4 साहित्यिक पद आने चाहिए। रस, छंद, अलंकार, बिंब, प्रतीक, वक्रोक्ति, ध्वनि, ये आपकी सब्जेक्ट मास्टरी दिखाते हैं। आलोचकों का रेफरेंस आपको पढ़ते समय ये सब अलग जो है, प्रत्येक रचनाकार को पढ़ें तो आलोचकों का रेफरेंस जो है वो अलग से आपको लिख लेना चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यही अप्लाई करते करते जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप अच्छे से इनको उपयोग कर पाएंगे। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, नामवर सिंह, मुक्तिबोध के विचारों का जो है उचित उल्लेख एग्जामिनर को इंप्रेस करता है, ये सब आपको समझना चाहिए। इसी प्रकार इंटरडिसिप्लिनरी एंगल जो है वो आपको रखना चाहिए। जैसे साहित्य को इतिहास, दर्शन, समाज शास्त्र से जोड़ें। साहित्य जो है यूपीएससी में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इंटरडिसिप्लिनरी एंगल। और इंटरडिसिप्लिनरी एंगल जो है वो आपको और बढ़त दिलाता है, आपको ये बताता है कि आप केवल रट्टू नहीं हैं, आप रटने वाले केवल स्टूडेंट नहीं हैं, बल्कि आपके पास समझ है। तो ये जो है समाज शास्त्र से जोड़ें। जैसे भक्ति काल को मध्यकालीन सामाजिक परिस्थितियों से, भक्ति काल को किसी भी भक्तिकालीन जो है वो रचनाकार के बारे में या कवि के बारे में आप उल्लेख कर रहे हैं, उनकी रचनाओं की विशेषताओं को मध्यकालीन जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां थी उनसे जोड़िए उनको, ठीक है। वर्ड लिमिट का पालन करें, बहुत जो है यहां ध्यान से देखिएगा। और ये सब आप आंसर राइटिंग जो है वो प्रैक्टिस से प्राप्त कर सकते हैं। आप 250 वर्ड अगर कहता है तो आप 250 वर्ड लिखें, उससे कम लिखने पर आपका मार्क्स कटेगा, और ज्यादा लिखते हैं तो आपका टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि 4000 वर्ड आपको लिखना है लगभग। और 4000 वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया कि जो है 4000 वर्ड्स यानी पर मिनट 22 वर्ड्स आपको लिखने हैं। आपको ये केवल और केवल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही आप इसको जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, इस उपलब्धि को। नहीं तो बाद में बहुत कठिनाई हो जाएगी जब एकाएक बैठेंगे लिखने। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ठीक है पढ़ रहे हैं, एग्जाम के 6 महीना पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप
पढ़ें और प्रैक्टिस भी करते रहें, तभी आपका जो है उस आपकी संतुलित तैयारी होगी। नहीं तो जो है कल से करेंगे, परसों से करेंगे, 6 महीना से करेंगे, ये फिर नहीं हो पाता है ऐसे। तो वर्ड काउंट प्रैक्टिस करें कि आप वर्ड लिखें, उसको काउंट करने का प्रैक्टिस करें कि हमारा कितना वर्ड हो गया। और यदि आप आंसर राइटिंग का मन बना रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप यहां तक पहुंचाएगा। ठीक है, यहां जो भ्रम की स्थिति है उस भ्रम की स्थिति से निकलिए और आप जो है वो व्यवस्थित, संरचित और सुसंगत उत्तर प्रक्रिया के माध्यम से अपने नॉलेज को अप्लाई कीजिए, उसको अनुप्रयोग कीजिए उसका। और इसके लिए फोरम आईएएस में कई तरह के जो है वो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसमें हर तरह के, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि छात्र समझ ही नहीं पाते हैं कि आंसर राइटिंग क्या है और टेस्ट सीरीज क्या है। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आंसर राइटिंग जो है आपको उत्तर लेखन कौशल सिखाता है। आप उत्तर के लेखन में जो उतार चढ़ाव हैं, जो कौशल हैं, उनमें आप आंसर राइटिंग स्किल के माध्यम से, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के माध्यम से उन कौशल को आप सीखते हैं। लेकिन यदि टेस्ट सीरीज में आप भाग लेते हैं, जैसे कहने का मतलब है कि जो लड़का, जो स्टूडेंट अभी आरंभ कर रहा है और वो जो है टेस्ट सीरीज में जाता है तो वहां वो घबरा जाएगा। ठीक है, तो जैसे टेस्ट सीरीज का मतलब सब धन 22 पसेरी, उसमें किसी भी स्तर पर तैयारी हो आपका, सब एक साथ जो है वो एक ही तरह के प्रश्न आते हैं। वो प्रश्न टेस्ट सीरीज का अगर स्टैंडर्ड जो है वो सबके लिए बराबर रहता है उन प्रश्नों का। लेकिन जो आरंभ कर रहे हैं अभी लिखना, जो तैयार, उनके लिए टेस्ट सीरीज तब है जब आप पूरी तरह से पारंगत हो गए। अब आपको केवल जो है टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको केवल अपना स्किल को और उन्नत करना है, तब उसके लिए टेस्ट सीरीज है। पहले आपको जो आरंभ करना होगा वो आरंभ करना होगा आंसर राइटिंग से। और आंसर राइटिंग स्किल जब आप डेवलप कर लेंगे, जब आंसर राइटिंग स्किल में आप महारत है, तब आप टेस्ट सीरीज में जो है उतरिए। तो इस तरह आप ये देखिए कि इसमें तीन वर्गों में हमारे यहां जो है वो बांटा गया है। और ये ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे अलग अलग जो है, कोई यहां होता है, कोई यहां होता है, कोई, सबकी तैयारी एक समान नहीं है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तैयारी जो है सभी अलग अलग बच्चों की है, अलग अलग स्टूडेंट्स की है। तो उन्हें ईमानदारी पूर्वक जो है अपने अनुसार चयन करना होगा कि हमें किस वाले जो है आंसर राइटिंग में जाना है, कि हमको आंसर राइटिंग प्लस टेस्ट सीरीज में जाना है, कि हमको केवल और केवल आंसर टेस्ट सीरीज में जाना है जिसमें केवल प्रैक्टिस करना है। तो इसी को देखते हुए जो है वो आपको यहां पर 3 तरह के प्रोग्राम हैं। एक प्रोग्राम जिसमें आप पूरी तरह से महारत हासिल कर चुके हैं आंसर राइटिंग में, तो आपके लिए एटीएस है केवल, जो कि उन छात्रों के लिए है जो 2-3 बार मुख्य परीक्षा लिख चुके हैं, केवल उनको अपना स्तर बढ़ाना है तो उनके लिए एटीएस है। जो छात्र अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, जो छात्र सिलेबस को जो है वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उनको जो है आंसर राइटिंग स्किल भी सीखना है, तो उनके लिए जो है OAWFG यहां पर फोरम आईएएस में, यानी ऑप्शनल आंसर राइटिंग फोकस ग्रुप उनके लिए है। और ये डेली आंसर राइटिंग, जिसमें जो है 36 टेस्ट होता है और 7 प्रश्न आपको हर प्रतिदिन आपको लिखना होता है। तो ये 7 प्रश्न आइए लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उसके बाद वे छात्र जो आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी देना चाहते हैं, उनके लिए जो है OAWFG प्राइम है। इसमें आपको आंसर राइटिंग स्किल सीखने को भी मिलेगा, साथ ही सप्ताह में एक जो है वो टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, तो आप इसमें दे सकते हैं। तो इस तरह
जो छात्र जैसा है उनके लिए वहां पर यहाँ उस तरह की व्यवस्था है। अब जैसे मान लीजिए एक ही प्रश्न जो है उसका कई स्तर होता है। जैसे पुरानी हिंदी से क्या तात्पर्य है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के माध्यम से भाषाई समानता के आधार पर किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रकाश डाले। तो ये तथ्यात्मक है, ये तथ्यात्मक यहाँ केवल जो है वो दिखा देना है। अब यहाँ देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पुरानी हिंदी संबंधी मत की समीक्षा कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि अपभ्रंश का पर्वती रूप किस प्रकार आधुनिक हिंदी की नींव। अब यहाँ आलोचनात्मक परीक्षण करना है, देख रहे हैं, यहां समीक्षा करना है। समीक्षा का मतलब आलोचनात्मक परीक्षण करना है। यहां देखिए, हिंदी भाषा का इतिहास वस्तुतः अपभ्रंश के विकास और उसके अवसान की ही गाथा है। इस कथन के आलोक में अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी के अंतर संबंधों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए सिद्ध कीजिए कि उनमें कोई विभाजक रेखा खींचना कठिन है। अब यहां भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण करना है और साथ ही सिद्ध करना है कि इनमें कोई विभाजक रेखा नहीं है। तो प्रश्न का स्तर जो है, अब कोई बच्चा अभी आरंभ ही कर रहा है लिखने का, आंसर राइटिंग का, और उसे पहले ही जो है इस तरह के सवाल मिलेंगे तो वो हतोत्साहित हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको सीखना चाहिए, और यदि आप पूरी तरह से तैयार हैं तो फिर जो है वो आप एटीएस ले सकते हैं। और एटीएस में केवल फुल लेंथ आप 19 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन रहता है, 19 क्वेश्चन जैसे लिखा जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है, उसमें आकर के आप दे सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का स्तर जो है और अध्ययन की जो यात्रा है, यहां ये कंटेंट ब्लूप्रिंट आपको यहां पर मिलेगा। और इसके बाद डेली आंसर राइटिंग टेस्ट, जिसमें कि 36 डेली आंसर राइटिंग टेस्ट मिलेंगे, 7 प्रश्न होंगे प्रति दिन, जो है 7 प्रश्न। रिवीजन टेस्ट, यानी कि इसमें जो है आपको फुल लेंथ डाउट भी मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट एटीएस। और फिर यहाँ एक और व्यवस्था है आपके लिए कि यदि आप पूरी तरह से तैयार हो गए, आप आंसर जो है लिखने के कौशल में निपुण हो गए, तो फिर सिमुलेटर वो जो है टेस्ट जो एकदम आपको लगेगा कि आप यूपीएससी में जो है वो आप यूपीएससी परीक्षा में बैठे हैं, तो इस प्रकार सिमुलेटर में आप शामिल होंगे और आप पूरी तरह से जो है तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, ये मॉडल है पूरा कि हिंदी साहित्य पीवाईक्यू इंटीग्रेटेड विशेष मूल्यांकन, फैकल्टी द्वारा सीधा मार्गदर्शन, जो है मूल्यांकन करने वाले सीधे फैकल्टी के अधीन जो है वो मूल्यांकन करेंगे और आपके उत्तरों का गुणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। कंटेंट का ब्लूप्रिंट, जो आपको कंटेंट मिलेगा वो बहुत ही उच्च स्तर का कंटेंट मिलेगा, जो आपके लिए नोट्स का भी काम कर सकता है। इसके साथ कंसेप्ट बेस्ड टेस्ट डिस्कशन होगा। यहाँ मैं आपको टेस्ट डिस्कशन करूंगा, उस प्रश्न के जो है कंसेप्ट के साथ साथ, उस चैप्टर के कंसेप्ट के साथ साथ जो है वो टेस्ट डिस्कशन यहाँ किया जाएगा। इसके अलावा जो है वो आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मेंटोरशिप आपको मिलेगा। आप अगर दे देंगे वो जो है वो टेस्ट देने के बाद उसमें आपका उत्तर पुस्तिका की आपकी जो है इवैल्यूएशन के बाद आप मिल करके और मेंटोरशिप का भी आप जो है वो यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। इस तरह से विस्तृत मॉडल उत्तर आपको मिलेगा और यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप जो है वो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने इस नॉलेज में, और किस प्रकार आप एक जो है वो उच्च स्तर के उत्तर को लिख सकते हैं। तो इस तरह यहाँ आपको जो है वो सारी व्यवस्थाएं हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार जो है वो आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज से अलग है और कैसे किन छात्रों को टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहिए, किन छात्रों को जो है वो आंसर राइटिंग प्रोग्राम AWFG में भाग लेना चाहिए, किन छात्रों को AWFG प्राइम में भाग लेना चाहिए। तो आप अपने को जो है ईमानदारी पूर्वक आंकते हुए आप अभी से
जो है वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करें, क्योंकि फाइनली जो आपका सिलेक्शन करवाएगा वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही आपको जो है वो फाइनली सिलेक्शन करवाएगा। आप इस चीज को एक बिल्कुल ध्यान से समझिए कि यहाँ जो है आपको फाइनली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही आपको जो है फाइनली सेलेक्ट करवा सकता है। ठीक है, तो फोरम आईएएस के इस प्रोग्राम को मैंने आपको जो है वो बताया, और आंसर राइटिंग में क्या अंतर है और टेस्ट सीरीज में क्या अंतर है, तो आप अपने अनुसार इसको जो है वो इसका चयन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।